G. Welcome back, beta, again. Okay, so we were chapter number 2, about to finish. करीब करीब पहुंचने वाले हैं हम लोग. देखिए थोड़ा सा लेंथी बेटा क्यों हो गए चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, क्योंकि आपकी बेटा बेस बन रही है. और जो आपकी बेस होती है उसको पता है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होता है. फाउंडेशन जिस तरह आप घर बना रहे हो या प्लाजा बनाना है, तो बेटा वो जो बेस ही होती है वो डिफाइन करती है कि यहाँ पे घर बनेगा कि प्लाजा बनेगा. अगर आपने प्लाजा बनाना है तो उसके लिए आपको बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उनको बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा. ओके, अगर आपको घर बनाना है तो वो ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बेस बनेगी तो घर. ओके, तो बट ओके, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक अ बिग बिल्डिंग, आपकी बहुत बड़ी बेस, आपने आगे बहुत नॉलेज गेन करना है, तो आपकी बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. एएफसी लेवल है, आपकी बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो मैं आपको आपकी बेस स्ट्रांग करने के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इसको मैं प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर दैट ओके हम बहुत बहुत फास्टली मूव करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट मी राइट अगेन चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 23. ओके, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. बेटा कौन सा टॉपिक है? विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विजुअल कम्युनिकेशन को. ओके, आपको थोड़ा सा बेटा मैं ये बता दूं कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है. देखो, आप मुझे देख पा रहे हो, ऐसे ही यू आर लुकिंग अपॉन मी, मुझे देख रहे हो. अब मुझे देखना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली बंदे को देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका जो मैसेज होता है. अब मेरा मैसेज कैसे पता चलेगा? जब मैं बोलता हूँ तो एक्चुअली व्हाट आई एम, वो मेरे बोलने से पता चल रहा है कि हु आई एम. किसी को देखना सिर्फ एक पहचान के लिए होता है. जिस तरह से ये देखो, आप मुझे देख पा रहे हो तो कि मेरे मेरे हैंड जो है आपको हेल्प आउट कर रहे हैं अंडरस्टैंड करवाने में. मेरी बॉडी हेल्प आउट कर रही है मुझे. ये दिस जस्ट अ मीन, अल्लाह पाक ने एक सोर्स बनाया है मैसेज को प्रॉपर वे में डिलीवर करने में या मैसेज को अंडरस्टैंड करने में. तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है ना, ये इट्सेल्फ आप अपनी ज़ात में कुछ नहीं है. विजुअल, हमारा प्रॉब्लम बेटा क्या हो गया है कि हम विजुअल कम्युनिकेशन में ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और मैसेज पे कम रिलाई कर रहे हैं. ठीक है, सो द मेन थिंग इज़ कि विजुअल कम्युनिकेशन सिर्फ आपको हेल्प करती है, सिर्फ आपको असिस्ट करती है टू अंडरस्टैंड द मेन इमेज. जिस तरह मैं बात करूँ वाइट बोर्ड की, ये देखो वाइट बोर्ड है. अब ये वाइट बोर्ड, इससे पहले यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था. जो वाइट बोर्ड है, ठीक है, उसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इस पे जो आप लिखोगे वो मैसेज है. जिस तरह से आपकी अपनी बॉडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. अब इसमें आप जो लिख रहे हो, जो आप इसमें लेके जा रहे हो, जिस तरह से आप सीए कर रहे हो, अब इसमें आप ये लिख रहे हो, आप इसको अपने दिमाग में लिख रहे हो, आप इसको अंडरस्टैंड, इसको आप मेमोराइज कर रहे हो. दिस इज, ये आपका मैसेज आपको वैल्यूबल बनाता है. सो किसी विजुअल्स को चीज़ इंपॉर्टेंट बनाती है वो उसका एक डॉक्टर है, वो भी आम इंसान है, इंजीनियर भी एक आम इंसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप आम, मतलब लाइक कॉमन पीपल. ठीक है, लेकिन माशरे में रिस्पेक्ट क्यों है, स्टेटस रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास. सो अगेन, विजुअल इज नॉट एज इंपॉर्टेंट. विजुअल के अंदर जो मैसेज है, आपने किस तरह का मैसेज इनग्रेन किया है, किस तरह का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, किस तरह का आपने नॉलेज गेन किया हुआ है, किस तरह के वर्ड्स आपकी मेमोरी में सेव हैं. ओके, दैट इज अ रियल मैसेज, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट थिंग. ओके जी, बाकी ये सारी हेल्प आउट कर रही होती हैं टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज. सो लेट मी गो थ्रू प्लीज विद मी. ठीक है, प्लीज बी विद मी. सो विजुअल कम्युनिकेशन बेटा, while words both spoken and written require a reasonable amount of effort to hear, read, interpret and absorb. ठीक है जी. अब वैसे जो वर्ड्स होते हैं, चाहे वो लिख के हों चाहे बोल के हों, वैसे उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा टफ होता है. देखिए, अब आपके सामने MP3 चल जाए, मतलब आप टीचर को ना देख पा रहे हो, सिर्फ आपको आवाज़ आ रही हो, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा टफ हो जाएगा. ओके, या सिर्फ आपके सामने बुक है, इस बुक को आप खुद बेटा पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? आप खुद पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड शायद कर भी लो, लेकिन फिर भी आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको एक विजुअल्स का सहारा चाहिए.
एक टीचर का सहारा चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं आप समझते हो कि मैं कर सकता हूँ, फिर भी आप टीचर के थ्रू गो थ्रू करते हो। क्यों? क्योंकि टीचर विजुअलाइज करके आपको समझा रहा होता है। ये मैं आपको हाथों के थ्रू समझा रहा हूँ, मेरा लहजा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी एग्जाम्पल्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी पर्सनैलिटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको मैसेज अंडरस्टैंड करने में बड़ा हेल्प आउट करती हैं। Visual communication can achieve a much greater impact in a significantly shorter time. अब एक बुक है, एक नॉवल है जो बुक की फॉर्म में है, 300 पेजेस का नॉवल है। अब उसी 300 पेजेस के नॉवल की हमने एक मूवी बना दी, एक वीडियो बना दी। मुझे एक बात बताओ, 3 घंटे पढ़ना आपके लिए आसान है या 3 घंटे मूवी देखना आसान है? जब पढ़ने बैठोगे तो मुसीबत पड़ जाएगी आपको। 300 पेजेस कौन पढ़े? लेकिन वही अगर आपको मूवी के शेप में आप 3 घंटे, आपको पता नहीं चलेगा कि 3 घंटे कब गुजर गए। ये फ़र्क होता है विजुअल का, कि विजुअल आपको ग्रैब कर लेता है। जब विजुअल आपको ग्रैब करता है तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आजकल बेटा जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कमाल है, मैसेजेस तो पहले भी थे, ये जो कमाल है ये विजुअल्स का है। तो साथ साउंड अटैच कर दी, साथ पिक्चर अटैच कर दी, आप उनसे बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हो। सो काइंडली आज से मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपने ज़्यादा विजुअल्स के पीछे नहीं भागना, बल्कि आप ज़्यादा मैसेज के पीछे भागना है कि मुझे इस वीडियो से मैसेज क्या मिलेगा, मुझे इस पिक्चर से मैसेज क्या मिलेगा, मुझे इस पर्सन से मैसेज क्या मिलेगा। आप जितना मैसेज फोकस्ड होंगे इतना ही सक्सेसफुल होंगे, आप जितना विजुअल फोकस होंगे इतना ही आप अनसक्सेसफुल, अपना टाइम भी वेस्ट करने वाले हैं और ज़िंदगी में आगे चल के नाकाम होने वाले हैं। ठीक है बेटा? विजुअल्स कैन बी मोर मेमोरेबल एंड क्लियर एंड देन अ वॉल ऑफ वर्ड्स एंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर। ठीक है, विजुअल्स हम ज़्यादा देर तक, आपने मूवी देखी है तो वो आपको साल साल याद रहेगी, लेकिन आपने जो पढ़ा होता है बुक में, ओके, वो आपको 1-2 दिन में भूलना शुरू हो जाता है। तो विजुअल जो है ना, ये आपको क्लियर भी जल्दी होते हैं और इनकी मेमोरी बड़ी लॉन्ग टर्म में जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। देन अ वॉल ऑफ वर्ड्स एंड वॉल ऑफ वर्ड्स, आपने बहुत सारा वर्ड्स गो थ्रू किए हैं तो वो आप फ़ौरन ऐसे उड़ने वाले हैं, यू विल फॉरगेट। एंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर्स, बाकी आप जो भी चीज़ें गो थ्रू करते हैं वो आपको जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर वही चीज़ आप विजुअल के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, अगर आपको साथ विजुअल बड़े अच्छे मिल गए हैं, ओके, जिस तरह से जो पढ़ाने वाला है उसके जेस्चर्स बड़े अच्छे हैं, उसके बॉडी एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं, सो इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज। क्लियर? सो ये प्रेजेंटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी ड्रेसिंग भी वेल ऑफ होनी चाहिए, ओके, उसके जेस्चर भी बड़े अच्छे होने चाहिए, उसको प्रॉपर शेप में होना चाहिए ताकि जो सुनने वाला है वो जल्दी से मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले। आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम गोना गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, अ ब्रीफ वर्ड ऑफ वार्निंग दैट visual images are essentially a symbolic language and can as equally misinterpreted by the viewer। अब कहना ही चाह रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन जस्ट धोखा है। हम ये दुनिया कहते हैं ना, दुनिया धोखा है, विजुअल धोखा है। आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है वो एक्चुअलिटी नहीं है, एक्चुअल उसमें जो मैसेज है वो होता है। आपको कैसे समझाया जाए कि आप मूवी देखते हो तो मूवी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वीडियो क्लिप देखते हो तो वीडियो क्लिप देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको मैसेज क्या मिल रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद, उस मूवी को देखने के बाद, पिक्चर को देखने के बाद आप में किस तरह की फीलिंग्स आई हैं, किस तरह का मैसेज आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, दैट इज अ रियल थिंग। दैट इज कहना चाह रहा है कि विजुअल इज जस्ट अ सोर्स, इट इज जस्ट अ सोर्स टू गिव यू अ रियल मैसेज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? गॉट द पॉइंट? लेकिन ये जो जनरेशन है ये विजुअल फोकस हो गई है, इनको बस वीडियोस चाहिए, इनको बस पिक्चर्स चाहिए, इनको बस ग्राफिक्स चाहिए, बस दे लाइक इट, यू पीपल लाइक इट, ओके, बट ये दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसमें आपको उसको गो थ्रू करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, अगर इंप्रूवमेंट आ रही है तो दैट विजुअल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। और अगर विजुअल गो थ्रू करने के बाद आप में इंप्रूवमेंट की बजाय आप जो है ना वो आप नेगेटिव हो रहे हो, ओके, तो दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग फॉर यू समहाउ, आई मस्ट से। ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन जो है ना वो आपको असिस्ट करती है टू ग्रो अप, टू मूव ऑन। क्लियर हो गया बेटा? ओके,
ये सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। फीडबैक इज स्टिल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग यूजिंग विजुअल एड। जब भी विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन करो तो फिर भी फीडबैक चाहिए कि आपने इससे क्या अंडरस्टैंड किया, आपने मूवी से क्या अंडरस्टैंड किया, आपने इस पिक्चर से क्या अंडरस्टैंड किया, इस ड्रामे से क्या अंडरस्टैंड किया, आपने ये जो आपको चीज़ विजुअलाइज करवाई की है, जिस बंदे ने जो मैसेज डिलीवर किया, जो मैंने आपको मैसेज डिलीवर किया, उससे आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ। क्लियर जी? I'm not important, my message is important. क्लियर? सो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने प्रॉफिट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन प्रॉफिट के मैसेज को कम वैल्यू देते हैं। भाई प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रॉफिट से भी ज़्यादा जो अल्लाह पाक जो डिमांड कर रहे हैं वो मैसेज है। जो जो मैसेज डिलीवर किया है, जो जो अखलाक की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन है, वो डिमांड किया गया है, उन पे सवालात होंगे। ठीक है जी? तो मैसेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। उसमें फीडबैक भी दे, क्योंकि आपको पता है फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। द वेरियस टाइप ऑफ विजुअल एड यू आर लाइकली टू इम्पोर्टेंट बिजनेस कम्युनिकेशन आर डिस्क्राइब इन टेबल बिलो। ठीक है जी? अब आगे जो टेबल आ रहा है वो बता रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये मीडियम इस्तेमाल होते हैं, ये विजुअल इस्तेमाल होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। और जो सबसे पहला इस्तेमाल होता है, जो बचपन से आप देखी जा रहे हो बेटा, पहले होते थे ब्लैक बोर्ड, आजकल हो गए हैं वाइट बोर्ड। जो आप मतलब जो फर्स्ट विजुअल जो आपने क्रॉस किया प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, स्कूलिंग की लाइफ में, ओके, वो वाइट, पहले ब्लैक बोर्ड होते थे। अभी भी शायद स्कूलों में जो गांव वगैरह में ब्लैक बोर्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं रिमोट एरियाज में, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो वाइट बोर्ड्स का आ गया। ठीक है जी? सो ब्लैक बोर्ड आल्सो कॉल्ड चाक बोर्ड। पहले चाक होते थे, अब मार्कर्स हैं। ये अब मार्कर्स हैं, आर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न वाइप क्लीन वाइट बोर्ड। ये वाइप क्लीन, हम वाइप क्लीन करते हैं, वाइट बोर्ड वाइप क्लीन, वाइप क्लीन। ठीक है जी? ओके जी? सो पहले वो दूसरे तरीके से हम साफ करते थे। द प्रिंसिपल रिमेन द सेम, चीज़ वही है, मैसेज वो वही है, प्रिंसिपल रिमेन द सेम, सिर्फ सहूलत मिल गई है हमें। इज दैट द प्रेजेंटर राइट्स ऑन देम इन रियल टाइम, कि जब प्रेजेंटेशन होगी, जब वो लेक्चर दे रहा होगा तभी वो लिखेगा। रियल टाइम ये होता है कि वो लेक्चर स्टार्ट होगा और लेक्चर में ही वो लिखेगा, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लिखना भी खत्म हो जाएगा। रियल टाइम आप उसी वक्त उस चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, लेक्चर हो रहा होगा। मैं घर तो नहीं लेके जा सकता, आप इस घर नहीं लेके जा सकते, तो ये जहाँ पे है वहाँ पे है। ठीक है? जो ही वीडियो ही क्लोज हुई, जो ही लेक्चर खत्म हुआ, आपका वाइट बोर्ड भी आपके लिए, आप यहाँ से मतलब ऑफ करेंगे एंड यू आर डन। ठीक है? देन ओके, the principle remain the same in that presenter writes on them in real time, then wipes them clean to reuse the writing surface. ठीक है जी? उसको फिर वो reuse मतलब उसको साफ करके वाइप करके अगेन री राइट एंड री राइट एंड री राइट। तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें बेनिफिट ये है कि आप मैसेज को अगेन एंड अगेन यू कैन राइट डाउन एंड दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। द प्रोसेस बोथ टाइम कंज्यूमिंग एंड मेसी। टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे भी लगता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ टू राइट टू मच। ठीक है? क्योंकि हमारा काम ज़्यादा लिखने वाला है, क्योंकि इससे अगर आप टू मच लिखना शुरू कर दें तो वो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। मेसी होता है कि चीज़ें ऊपर नीचे, मतलब आपको पता है कि टू मच लिखना भी ना, वो चीज़ें मैसअप हो जाती हैं, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं होती। Although remain a useful alternative to overhead projector for annotating, brainstorming and problem solving, प्रॉब्लम ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर प्रोजेक्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते, जिस मैं आपको स्लाइड के थ्रू नहीं पढ़ा सकता, अभी मेरी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू ओवर प्रोजेक्टर के थ्रू नहीं पढ़ा सकता, तो फिर जो बेस्ट सोर्स है मेरे पास वो वाइट बोर्ड ही है, फिर आपको मैं वाइट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ। फॉर एनोटेटिंग होता है बेटा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना। सपोज मेरे सामने वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की हेडिंग है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनोटेट होता है कि उसको मजीद वाज़िया करना, ये मजीद उस चीज़ को वाज़िया करता है कि मैं अब क्या पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पहला पॉइंट है वो क्या है? ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। तो ये एनोटेट होता है कि उसको मजीद एक्सप्लेन, एनोटेटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप उसको मजीद फर्दर एक्सप्लेन करते हो, और सिर्फ एक्सप्लेन ही करते हो बल्कि अंडरस्टैंड भी होता है आगे अकॉर्डिंग। एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब भाई पूरी ग्रुप का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पूरी क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जो भी लेक्चर को गो थ्रू करें सबका मसला हल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो लेट मी राइट दीज पॉइंट्स वन बाय वन, ठीक है, ताकि वही फिर बाद में मेसी ना हो जाए, टाइम कंज्यूम ना हो जाए, तो मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स को। ठीक है जी? सो जो पहला पॉइंट है वो जी,
वो बेटा कौन से? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, और आजकल कौन सा यूज हो रहा है? वाइट बोर्ड। ठीक है जी, लो, ठीक है जी, सॉरी, ओके जी, जी ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। ठीक है, इसको तो मैं कर चुका हूँ डिस्कस। उसके बाद हमें डिस्कस करना है बेटा हैंडआउट्स को, फिर किसको डिस्कस करना है बेटा? हैंडआउट्स को हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी, फिर हमने किसको डिस्कस करना है बेटा? फ्लिप चार्ट्स को, फ्लिप चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमने किसको डिस्कस करना है? ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर को डिस्कस करना है। फिर हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो स्लाइड्स को, स्लाइड्स को। उसके बाद बेटा फिर फिल्म्स एंड वीडियोस, फिल्म्स एंड वीडियोस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप्स एंड प्रॉप्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है जी, तो यस ओके, तो इसमें जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। ठीक है, अब जो मैं जा रहा हूँ वो किस पे जा रहा हूँ? हैंडआउट्स पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बी विद मी। हैंडआउट्स बेटा, हैंडआउट्स आपकी बुक है, आपका हैंडआउट है। ठीक है, अब ये जो बुक है बेटा, ये जो बुक होती है, अभी देखो ये मेरे पास बुक है, आपकी बुक है बीसी की। अब ये जो बुक है बेटा, ये जो बुक है, अब ये जो पेज है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बुक इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। इस पेज पे जो लिखा हुआ है दैट इज एन इंफॉर्मेशन। सारे पेजेस सेम है लेकिन हर पेज पे कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। वो जो उस पे लिखा हुआ है दैट इज एन इंफॉर्मेशन। हम समझते हैं बुक एज एन इंफॉर्मेशन, पेज इज एन इंफॉर्मेशन, और पेज इज नॉट एन इंफॉर्मेशन, और बुक इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। ये जो बुक पे लिखा हुआ है दैट इज एन इंफॉर्मेशन। अब आपके पास 4 बुक्स हैं, ओके, सब बुक्स में जो कवर पेज है वो सेम है, जो पेजेस हैं वो सारे सेम है, ऐसा ही है ना? ओके, अब उसमें हर बुक के ऊपर कोई टाइटल लिखा हुआ है, वो मैसेज है। एक क्यूएम की बुक है, एक आईटी की बुक है, एक बीसी की बुक है, एक एफई की बुक है, फंक्शन इंग्लिश की बुक है। अब दैट इज अ मैसेज। ओके, अब ये हैंड आउट होता है कि अब आपके हाथ में है बेटा, जहां दिल करे इसको ले जाओ। अब पिछला जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है ब्लैक बोर्ड, या उसको आप हैंड आउट नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, वो फिक्स है, ये मूवेबल है। आपका दिल करे तो आप पार्क में जाके पढ़ें, आपका दिल करे तो घर की छत पे जाके पढ़ें, आपका दिल करे तो आप दोस्तों में जाके पढ़ें। हैंड आउट मीन यू जस्ट मूव अराउंड, you just take the you just take the information that helps you to move around, to take the information and take it away wherever you want to take it. Clear हो गया बेटा? I hope you understood. Your book is a handout, just take it out, just take it wherever you want to take it, there is no restriction for that. ठीक है, so handout describe the printed notes, ये printed है ना, printed है, बुक्स प्रिंटेड है, प्रिंटेड नोट्स एंड डायग्राम दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेलीगेट्स इन अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के साथ आपको, अब तो आपके पास जो प्रोफेशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में जो प्रेजेंटेशन बेटा दी जाती हैं वो जिस तरह से देयर इज नो बुक, यहाँ तो आपके पास बुक है ना, तो प्रोफेशनली देयर इज नो बुक, तो वहाँ टॉपिक डिस्कस किया जाता है, इशू को डिस्कस किया जाता है, चैलेंज को डिस्कस किया जाता है, जो भी आपका टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाता है। और क्योंकि जो डिस्कशन है वो ओरल होती है, लोग भूल जाते हैं बाद में, तो उनको फिर आखिर में जाते हुए या जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है उनको फिर हैंड आउट दिए जाते हैं कि आज मैंने प्रेजेंटेशन में ये डिस्कस किया, वो समरी की फॉर्म में होती है ये हमने, तो वो उसके पास, उनके ऑडियंस के पास वो पेजेस रहते हैं और वो पेजेस
उनको रिकॉल कराते रहते हैं बाद में भी कि यार हमने ये प्रेजेंटेशन सुनी थी, हमने ये टॉपिक सुना था, उसमें ये डायग्राम्स थी, उसमें ये हमने सीखा था। ठीक है, तो जब आप PCSE 1 में आएंगे तो वहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रेजेंटेशन पहले तो कैसे देते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद ओके आपने हैंड आउट्स भी कैसे बनाने हैं। ठीक है, एंड इन द राइस okay, I am responsible to take PCSE 1, so if you come to me, okay, so definitely I'm going to tell you how to make the handouts. I hope you understood. Okay, there may be copy of presentation, there may be a copy of presentation or other supporting ये copy of presentation या तो as it is पूरा lecture हो सकता है। अभी आपके पास copy of presentation है, मैं जो present कर रहा हूँ वो आपके पास पूरी copy available है, already आपके पास सारे lectures की copy available है, that's also a handout. Okay, or other supporting documentation to be viewed at the convenience of the reader. उसको दे दिए जाते हैं, रीडर को दे दिए जाते हैं, लिसनर को दे दिए जाते हैं, जब भी उसको टाइम मिले वो उसको दोबारा रिकॉल कर सकता है, उसको गो थ्रू कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। ओके हो गया बेटा? सो आई डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, द सेकंड पॉइंट आई डिस्कस तो ऑडियंस में मैं भी कर दिया, चलो सॉरी है बेटा, सेकंड मैंने ये भी कर दिया है। अब उसके बाद बेटा सॉरी उसके बाद जो थर्ड है वो है बेटा ओके फ्लिप चार्ट्स। ओके फ्लिप चार्ट्स बेटा, अब फ्लिप चार्ट्स बेटा आपके घरों में बेटा कोई फ्रेम्स लगी हुई होंगी, ऐसा ही है ना, उसमें कुछ दुआएं लिखी होती हैं, कभी खाना काबा की पिक्चर होती है। अगर मैं स्कूल्स वगैरह की बात करूं तो स्कूल्स में अगर ये अगर आप बच्चों की उसमें जाएं, क्लासेस में जाएं, छोटे बच्चों की क्लासेस में जाएं तो उनकी क्लास में जगह जगह चार्ट्स लगे हुए होते हैं, चार्ट्स लगे होते हैं ना, क्योंकि अगर किंडरगार्टन में जाएं, अगर आप बिल्कुल जो टॉडलर्स छोटे बच्चे उनकी आप क्लासेस में जाएं तो वो क्लासेस भरी होती हैं विद डिफरेंट चार्ट्स, विद डिफरेंट डायग्राम्स। सो ये कहना चाह रहा है कि जो हम ज़्यादा सीखते हैं, हमारी जो बेसिक्स है सीखने की, वो हम देख के सीखते हैं। याद रखना इस बात को, हम देख के सीखते हैं। तो वो देख के आपको, अब ये बेटा प्रेजेंटेशन में भी ऐसा होता है कि हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह लगा देते हैं, ओके और वो चार्ट के थ्रू फिर बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन में एक लाइट लेजर मारते हैं उस चार्ट के ऊपर, ये देखें ये पॉइंट अब ये डिस्कस कर रहा हूँ, अब ये डिस्कस कर रहा हूँ, अब ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके तो ये बिजनेस वगैरह में फ्लिप चार्ट्स वगैरह काफ़ी आगे। अब यू विल अंडरस्टैंड कि फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं। फ्लिप चार्ट्स आर एसेंशियली अ लार्ज पैड ऑफ पेपर माउंटेड ऑन एन ईजल फ्रेम। लार्ज पैड ऑफ पेपर, एक बड़ा सा पेपर होता है, एक ब्यूटीफुल सा पेपर होता है, ओके माउंटेड ऑन ईजल फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम में। बेटा ईजल फ्रेम क्या होता है? लकड़ी का फ्रेम, साइडों में फ्रेम बना होता है ना, अच्छा सा लकड़ी का फ्रेम बना होता है। तो वो हम उस पिक्चर को या जो भी आपका मैसेज होता है सॉरी जो भी आपका मैसेज होता है बेटा, उसको हम इजीली लगा देते हैं और फिर उसको हम कहीं फिक्स कर देते हैं कि दीवार पे उसको लगा देते हैं। ठीक, वन बेनिफिट इज दैट इंडिविजुअल शीट्स कैन बी रिमूव्ड एंड यूज एज अ पोस्टर इन अ ट्रेनिंग रूम। ठीक है जी, उसको हम जहाँ दिल करे उसको हम मूव ऑन, जहाँ किल ठोका होता ला देता, अभी किल यहाँ ठोका यहाँ पे लगा दिया, फिर उधर लग, जहाँ दिल करो मतलब नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पे उसको आप लगा सकते हो। ट्रेनिंग रूम में स्पेशली यूज होता है कि ऑडियंस के मुताबिक हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं। फर्दरमोर इट इज़ अ लो टेक सोल्यूशन, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, फिजिकल फॉर्म में वो एक पिक्चर होती है वो हम दिखा रहे होते हैं। लो टेक सोल्यूशन एंड कैन सपोर्ट मल्टीपल ग्रुप्स, पूरी वो जितनी भी ऑडियंस सामने बैठी होती है सबको वो चीज़ एड्रेस हो रही होती है। प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन इन लाइव ऑडिटोरियम, लाइव ऑडिटोरियम में वो सबको, जो भी उस लाइव ऑडिटोरियम में होते हैं, जो भी उस हॉल में होते हैं, जो भी उस क्लास में होते हैं, वो सबको उस ईजल फ्रेम के थ्रू उस जो माउंटेड फ्रेम जो होती है, उस वो जो पिक्चर होती है वो हेल्प आउट कर रही होती है टू अंडरस्टैंड द रियल मैसेज। ठीक है जी, सो आई एम डन विद द नेक्स्ट एज वेल फ्लिप चार्ट। ठीक है बेटा, आई एम डन फ्लिप चार्ट। नाउ आई एम गोइंग फॉर द ओवरहेड प्रोजेक्टर। अच्छा बेटा, ओवरहेड प्रोजेक्टर मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा राइट नाउ? अभी मैं कहाँ पे हूँ? स्लाइड पे हूँ। किस पे? स्लाइड पे हूँ जी जी। सो स्लाइड्स आर एसेंशियली फ्रीज फ्रेम फोटोग्राफ्स। बेटा कौन से फोटोग्राफ्स होते हैं? Slides are essentially freeze frame photographs including text and diagrams projected onto a screen of some kind. अच्छा आपको बेटा मैं स्लाइड्स का बता दूं, स्लाइड्स बेटा बनती हैं मोस्टली पावर पॉइंट पे।
अब आप आईटी गो थ्रू कर रहे होंगे, सो आईटी में आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे बनती हैं। अब स्लाइड से बेटा सीन ये होता है कि स्लाइड्स में आपका जो दिल करे ऐड आप कर सकते हैं। उसमें आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। वो बनाया ही प्रेजेंटेशन के लिए गया है, तो इसमें जो चीज़ आपने ऐड कर दी वो हमेशा के लिए फिक्स हो गई, वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। इवन जब आप कोई फ्रेम बनाते हैं, जैसे ईजल फ्रेम है, आप पढ़ा है हमने फ्लिप चार्ट, तो वो कुछ अरसे के बाद वो पुराने होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आ रहा होता है कि आप पुराने हो गए हैं, उनको हमें समटाइम चेंज भी करवाना पड़ता है, रिप्लेस करवाना पड़ता है, या उनको हमें रिपेयर करवाना पड़ता है। लेकिन ये फ्रीज फ्रेम फोटोग्राफ है कि आपने उनको फ्रीज कर दिया, तो अब अगर आप उसको 10 साल रखें, 50 साल भी रखेंगे, तो उसने ऐसे ही रहना है, उसने चेंज नहीं होना। तो दैट्स कॉल्ड द फ्रीज फ्रेम फोटोग्राफ्स। आई होप यू अंडरस्टूड द स्लाइड कॉन्सेप्ट। तो स्लाइड्स बेटा एक प्रोजेक्टर यहाँ लगा होता है, मल्टीमीडिया से बोलते हैं, क्योंकि आप आईटी में इसको गो थ्रू कर रहे होंगे आईटी में, तो वो आपको टीचर जो है वो मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ा रहे होंगे। तो वो जो आपको स्लाइड नज़र आ रही होती हैं, तो मल्टीमीडिया यहाँ पे लगा होता है, ऊपर छत पे लगा होता है, और वहाँ से आपको वो स्लाइड नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बेटा। सो ओवरहेड नहीं सॉरी, स्लाइड्स पे ओवरहेड प्रोजेक्टर बेटा मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई विल डिस्कस इन द लास्ट। फिर आपको मैं स्लाइड्स का बता दूं, या स्लाइड्स के साथ ही ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, दोनों की आपस में सिमेट्री बन रही है। ठीक है जी। सो स्लाइड्स आर एसेंशली फ्रीज फ्रेम फोटोग्राफ इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड डायग्राम्स प्रोजेक्टेड ऑनटू स्क्रीन ऑफ सम काइंड। तो हम उसको कहीं भी डिस्प्ले, किसी स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको आईटी के कोर्स में आपको वो डिस्प्ले किया जा रहा होगा। मॉडर्न सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, अलाउज ऑडियो एंड वीडियो टू बी एम्बेडेड इन अ स्लाइड टू। अब ऑडियो और वीडियो भी आप जो इमेजिन करो आप उसमें ऐड अप कर सकते हो। खुदा के बंदो, पहले रिस्ट्रिक्शन थी, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो ओवरहेड प्रोजेक्टर थी, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई है बेटा वो क्या है, वो स्लाइड्स की टेक्नोलॉजी। आजकल हम किसको फॉलो कर रहे हैं, स्लाइड्स को कर रहे हैं। अब आपको आगे भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कैफ में भी आपको कोई ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको स्लाइड्स के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, और बिजनेस में जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, स्लाइड्स के थ्रू होती हैं। अंडरस्टैंड बेटा। अब स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है और आप गो थ्रू भी। अब इससे जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, अब स्लाइड्स के बाद क्या टेक्नोलॉजी आती है, देखो अब कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन अभी तक स्लाइड्स ही चल रही हैं। इससे जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी बेटा उसे कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ठीक है, अभी मैं इसको गो थ्रू कर चुका हूँ, ये स्लाइड्स को। अब बेटा मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ। ओके, अब मैं इस पे आ रहा हूँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, अब जो स्लाइड से जो पहली टेक्नोलॉजी थी, अब आपने बेटा गूगल खुद करना है, खुद गूगल करना है, प्लीज़ खुद गूगल करना है, और आप वहाँ पे लिखना है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। इमेजेस में जाना तो आपको उसके इमेजेस नज़र आएंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ भी दिखा नहीं सकता, अगर आप क्लास में लाइव मेरे पास होते तो मैं आपको उसको खुद नेट पे दिखा देता आपको। ठीक है, अब इसमें बेटा होता ये था कि जिस तरह से बेटा पहले वो नेगेटिव नहीं, जिसमें पिक्चर्स बनती थी, एक नेगेटिव पेज वो होता था, इसे क्या बोलते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट पेज होता था ब्लैक कलर का। ठीक है, क्योंकि वो पेज, वो उस पेज पे हम स्पेशल मशीन्स होती थी, वो उस पर प्रिंट करती थी। जो भी आपने वर्ड, जो भी पिक्चर आपने प्रिंट करनी, उस पर प्रिंट करते थे, और वो एक स्पेशल मशीन होती थी। उस मशीन, जैसे एक्सरे मशीन नहीं होती बेटा, हाँ एक्सरे पेपर, जो एग्जैक्टली एक्सरे पेपर है, वही है एक्सरे पेपर। क्योंकि अब एक्सरे पेपर को जब हम लाइट पे रखते हैं तो कैसे एक एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई, वैसे चीज़ नज़र कोई नहीं आ जिस पे क्या लिखा हुआ है आम रोशनी में। लेकिन जब उसमें वो बल्ब की रोशनी पड़ती है तो कैसे एक एक वो हड्डी को और एक एक कंपोनेंट को दिखा रहा होता है। एक्सरे जो वो एक्सरे पेपर जो होता है, एग्जैक्टली द सेम वही टेक्नोलॉजी पहले होती थी। और वो टेक्नोलॉजी क्लास में एक वो प्रोजेक्टर ऐसे नीचे रखा होता था, उसको बड़ा सा बल्ब होता था, बड़ा सा बल्ब जब नीचे से लाइट निकलती थी तो उस पेज में से निकलते हुए वो जो वर्ड्स, वो ट्रांसपेरेंट होता था ना, उसमें जो लिखा होता था वो ऊपर एक शीशा होता था, उस पे जाके वो सारी लाइट पड़ती थी और शीशे पर ऐसे रिफ्लेक्ट करता था। गॉट द पॉइंट, शीशा ऐसे रिफ्लेक्ट करता था। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। प्लीज़ आप यूट्यूब करें, ओवरहेड प्रोजेक्टर लिखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है। आपको मैं बता दिया है कि इसमें स्पेशल पेज होता है, ओके, और उसको लाइट पे रखते हैं, वो स्पेशल मशीन होती है, उसको लाइट पे रखते हैं। ये प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी, जब लाइट पे रखते थे तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता था।
क्योंकि लाइट ऐसे ऊपर जाती थी, ऊपर ऊपर बल्ब होता था और ऊपर ऊपर शीशा मिरर, और मिरर को आपने जहाँ मूव करना होता था वो लाइट को वहाँ रिफ्लेक्ट करता था। उस लाइट में वो सारे वर्ड्स होते थे जो उस पेज पे लिखे होते थे। So that was the technology before the slides. So now I'm going to go through this over projector. अब मेरे साथ रहना, मैं अब किस पे जा रहा हूँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर पे जा रहा हूँ। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर रैपिडली बीइंग सुपरसीडेड बाय स्लाइड्स। अब वो जल्दी से सुपरसीड किससे कर गए हैं, स्लाइड से कर गए हैं। क्योंकि बताता हूँ क्यों सुपरसीड कर गए हैं, मतलब रिप्लेस कर दिया है स्लाइड स्टेट को। although they are still used by many organization। आप तो तकरीबन 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 अब ये टेक्नोलॉजी ख़त्म, क्योंकि बुक काफ़ी थोड़ा सा पहले की है, 5-6 साल पहले की बुक है, तो उस वक्त शायद इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब तो तकरीबन तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं। और प्रोजेक्टर्स इन्वॉल्व प्रोजेक्टिंग प्री प्रिंटेड, पहले से बताया था ना, प्री प्रिंटेड, पहले से पेजेस प्रिंट होते हैं ऑन हार्ड प्रोजेक्टिंग प्री प्रिंटेड आर हैंड रिटन इमेजेस फ्रॉम अ क्लियर फिल्म ऑन टू ला। वो एक फिल्म बेटा, वो एक ख़ास पेपर जिसे फिल्म बोलते थे, कि जब वो एक्स्ट्रा पेपर है उसे फिल्म बोलते थे। वो कैमरे में जो यूज़ होती थी, अभी आपको याद होगा शायद, वो कैमरे में स्पेशली यूज़ होती थी, नेगेटिव, उसे बोलते थे फिल्म। अब उस पर प्री प्रिंटेड और हैंड ऑन, या उसमें हम खुद कुछ इमेजेस ड्रॉ करके उस वहाँ पे रखते थे और वो हम शो अप करते थे। ठीक है, सच ए टफ टेक्नोलॉजी, तो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी। अब सीन नहीं होता था कि आपने दोबारा को उसमें रिप्लेस करना है, तो वो स्पेशल केमिकल होता था, उस केमिकल पहले उसको धोना पड़ता था, तो वो सारे वर्ड्स खत्म होते थे, तो दोबारा से वो खुश्क होती थी, तो फिर हम दोबारा से नई स्लाइड बनाते थे। दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ और प्रोजेक्टर कंपेयर टू स्लाइड इज द ईज विद विच प्रेजेंटर कैन मार्क अप एंड एनोटेट द फिल्म विद स्पेशल पर्पस पेन। और बेटा उसमें सीन नहीं होता था कि आप उस जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे, यहाँ पे कहना चाह रहा है उसका बेनिफिट क्या था, कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे तो आप उस पेज पे जाते थे, उस मशीन पे जाते थे, उस पेज पे ऐसे ऐसे मार्क करते थे, तो वो मार्क जहाँ पे लाइट पड़ रही होती थी वो मार्क वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता था। तो वहाँ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना आसान था कि आप उस बड़ी स्क्रीन पे तो एक्सप्लेन नहीं, उसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आप उस मशीन पर जाते थे, वहाँ पर हाथ रखते थे, या वहाँ पर आप उसको टिक करते थे, या वहाँ पर आप उसको साइन ऐसे साइन लगाते थे, तो अंडरस्टैंड हो जाता था कि अब ये वाला टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। तो ये कहना चाह रहा है द एडवांटेज ऑफ और प्रोजेक्टर कंपेयर टू स्लाइड इज द ईज विद विच प्रेजेंटर कैन मार्क अप, वो मार्क का मतलब उसको वो मार्क कर सकता था, एंड एनोटेट द फिल्म, उसको एक्सप्लेन कर सकता था विद स्पेशल पर्पस। वो स्पेशल पेन होते थे जो परमानेंट नहीं होते थे, उससे इंक जो है ना वो बाद में दोबारा आप साफ कर सकते थे। फॉर दिस पर्पज दे रिमेन पॉपुलर इन ट्रेनिंग रूम, ये दे रिमेन पॉपुलर इसलिए ट्रेनिंग रूम में ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ओके, और अब तो तकरीबन ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन आपको बेटा ये तभी अंडरस्टैंड हो क्योंकि अब आपको ये मशीन नज़र नहीं आएगी, और ये आपको तभी अंडरस्टैंड, जिस तरह फैक्स का आपको बताया था कि फैक्स भी आपने बेटा फैक्स भी आप पहले डिस्कस करेंगे, फैक्स भी आपने खुद गूगल करनी है, खुद देखना है कि फैक्स कैसे काम करती है, वो भी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, और ये दूसरी टेक्नोलॉजी ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी तकरीबन फिनिश हो चुकी है। उसके बाद बेटा आई एम डन विद दिस एज वेल। देखिए मैं इसको भी कर चुका हूँ। अब मैं जो मूव कर रहा हूँ बेटा फिल्म्स एंड वीडियोज़। ठीक है, अब आपको पता ही है, आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि फिल्म इज़ एक्चुअली नॉट अ मैसेज। फिल्म में क्या एक्टिंग इज़ आल्सो नॉट अ मैसेज। उस एक्टिंग से आपको मैसेज, आपको फील क्या हो रहा है, आपने क्या अंडरस्टैंड किया, दैट्स अ मैसेज। क्लियर जी। तो फिल्म्स एंड वीडियोज। अच्छा आजकल बेटा जो आप अंडरस्टैंड करते हो वो शॉर्ट मूवी से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे देखो या यूट्यूब पे, आपको ये तो चलो लेक्चर है ना, तो आपको घंटे का लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो आपका माइंड जो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है वो 3 to 5 मिनट का वीडियो क्लिप एक्सेप्ट करता है। इसलिए आपको जितने भी वीडियो क्लिप्स मिलते हैं व्हाट्सएप पे या आपको फेसबुक पे, वो नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स में फॉल कर रहे होते हैं। दैट्स अ ह्यूमन साइकी कि वो 3 to 5 मिनट्स की कम्युनिकेशन ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। Film and videos are powerful aid that similar to slides can be projected onto a large screen। जैसे सिनेमास वगैरह में होते हैं कि उसको हम लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं onto a large screen or with our output to a screen such as a computer monitor or television screen। या तो हम उसको लाइक सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पे उसको कर सकते हैं फिल्म्स को। अगर बड़ी पे नहीं कर पा रहे तो फिर हम उसको अपने मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं, या उसको टीवी में हम गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन फिल्म एंड मूवीज़ जो हैं
वो एक्चुअल मैसेज नहीं है। उससे आप सीखते क्या हो, आप उससे आप लर्निंग क्या करते हो, दैट इज़ अ रियल थिंग। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आप सिर्फ वो वीडियोस गो थ्रू करो, आप वो सिर्फ फिल्म्स को गो थ्रू करो कि जो रियली आपको हेल्प आउट करें आपके मकसद को अचीव करने में। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। बेटा ए भी हो गया पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट भी हो गया। उसके बाद है बेटा प्रॉप्स एंड, लास्ट पॉइंट है बेटा प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट है बेटा प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ बेटा कि थोड़ा डिस्कस कर लूँ प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होता क्या है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में लॉन्च, बिजनेस की बात, किसी भी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी डमी आती है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो, जब भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो पहले उसकी डमी होती है, क्योंकि डब्बा पैक कोई नहीं खोलता। ऐसा ही है ना, डब्बा पैक तभी खोला जाता है कि जब आप उस चीज़ को खरीदते हो। तो ओके, जिस तरह से आपको टीवी बाय करने जाते हो, फ्रिज बाय करने जाते हो, कोई भी चीज़ है तो पहले आपको एक डमी दिखाई जाती है जो वैसे सैंपल के तौर पे चीज़ें। तो प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। अच्छा, चीज़ें बेटा एक दफ़ा बनती हैं, दो दफ़ा बनती हैं? मुझे एक बात बताओ, चीज़ें दफ़ा बनती है, दो दफ़ा, घर एक दफ़ा बनता है, दो दफ़ा बनता है? यकीनी बात, आप बोलोगे एक दफ़ा बनता है। ऐसा ही है ना, सी आपने एक दफ़ा करना है, दो दफ़ा करना है? आप बोलोगे एक दफ़ा ही करना है डेफिनेटली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि आप जिंदगी में जो भी काम करते हो वो दो दफ़ा करते हो। आपने घर बनाना है तो भाई पहले आपके दिमाग में होगा ना, आप पूरा स्केच बनाओगे और उस स्केच को बल्कि पेपर पे लेकर आओगे, पहले नक्शा बनाओगे कि मैंने ये घर बनाना है। कोई भी बिल्डिंग विदाउट नक्शा तो नहीं बनती ना, उसका भाई नक्शा अप्रूव होगा तो बिल्डिंग बनेगी ना। सो जिस तरह आप सीए कर रहे हो तो पहले सीए आपने दिमाग में कर लिया कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या मैं बन रहा हूँ, ओके। तो पहले चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, उसके बाद फिजिकल फॉर्म में आती हैं। सो प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि पहले उनको कागज़ में शो करना होता है। अब आपने अपने डायरेक्टर को मोटिवेट करना है कि सर ये मशीन बाय कर लें, या ये नया प्रोजेक्ट लगाए, या ये नया प्रोजेक्ट, पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, पहले आपको बताना है कि ये जब भी नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो पहले उसको कंप्यूटराइज, पहले पूरी सिमुलेशन तैयार करते हैं। एक गाड़ी हैवी रोड पे नहीं बन जाती, आ जाती, ओके। पहले उसकी पूरी सिमुलेशन होती है, पहले उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है, पहले उसकी डमी लॉन्च की जाती है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है, 2-4 मिनट रोड पे चलाया जाता है, उसके बाद उसको एक्चुअली लॉन्च किया जाता है। सो दुनिया का फिनोमेना है, आज से याद रखना, इस दुनिया का फिनोमेना है कि चीज़ें एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा बनती हैं। अगर पहले फेज़ में वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, जिस तरह सीए आप कर रहे हो, सीए पहले आपके माइंड में सक्सेसफुल हो गया तो तब आप उस पर एक्शन परफॉर्म करते हो। अगर आप माइंड में कंफ्यूज हो तो फिर आप आगे नहीं चलने वाले। ये क्लियर हो गया? पहले आप नक्शा ओके करोगे तो वो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो घर बनाना शुरू करेगा। तो पहले अपनी, कहते हैं ना, माल का दारो मदार नियतों पर होता है। तो पहले अपनी नियतें ओके करोगे तो आप उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करोगे ना। आपकी नियत ही नहीं है या आपकी नियत डमाडोल है तो फिर आप एक्शन भी आपके वैसे ही होने वाले हैं। बेटा क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जी, प्रोडक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अब प्रोडक्ट्स को उसने प्रॉप कह दिया बेटा, उसकी एब्रीवेशन क्या कर दी है, ओके, उसकी एब्रीवेशन कर दी प्रॉप्स, ओके। सो प्रोडक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, जो प्रोडक्ट्स नहीं बनाते उनको फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, उनको शो अप करना होता है, पहले लॉन्च करने के पहले डिमॉन्स्ट्रेट करना। जिस तरह बेटा आप कभी जाएं बड़े मॉल्स में जाएं तो पहले आपको टेस्ट करा रहे होते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट आती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवा रहे होते हैं। वो जो टेस्ट करवाना है बेटा वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह से ओरिएंटेशन, आई थिंक आपकी सीए आपकी फर्स्ट डे पहले ओरिएंटेशन हुई होगी, ठीक है। आप ना एक फर्स्ट लेक्चर ओरिएंटेशन का हुआ होगा कि आपने एएफसी में क्या गो थ्रू करना है, सीए में क्या गो थ्रू करना है। वो जो ओरिएंटेशन एंड एज डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्चुअल चीज़ें बाद में होती हैं, पहले डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। सो प्रोडक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एन ऑपरेशन आर प्रोडक्ट की वो चीज़ कैसे परफॉर्म होगी, वो चीज़ क्या है, आर एन इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग द ऑडियंस हाउ समथिंग वर्क्स, की वो चीज़ कैसे आगे परफॉर्म करेगी, वो आपको क्या सहूलत प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आप सीए की एग्जांपल लें तो एग्जैक्ट यहाँ पे फिट इन हो रही है, ओके। दिस इज यूजफुल एट अ डिजाइन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलप। अब दूसरा पैराग्राफ जो बता रहा है, दिस इज यूजफुल एट अ डिजाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके। जब हम किसी नए प्रोडक्ट को, बिजनेस की बात, अगर जब आप बिजनेस की बात करो, जब भी किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं हम,
ठीक है। दिस इज यूजफुल एट द डिजाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट व्हेन लुकिंग एट प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स। प्रोटोटाइप बेटा ये होता है कि उसकी पहले हम डमी बनाते हैं, प्रोटोटाइप उसकी तरह की एग्जैक्टली एक हम चीज बनाते हैं, उसको पहले एज अ सैंपल के तौर पे उसको पहले मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर हम मार्केट में एक्चुअली उसको लेकर आते हैं। तो प्रोटोटाइप बेटा होता है द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ डिवाइस, वो जो सैंपल ऑफ डिवाइस, ओके ओके कि जो अगर सक्सेसफुल होगा तो फिर आगे बाकी सारी प्रोडक्ट उसको फॉलो करती है, बाकी सारे डिजाइन उसी को फॉलो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप और अ स्केल मॉडल। अब इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाने से भी पहले स्केल करते हैं, पता है आपको ना, डिफरेंट स्केलिंग करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं कि मतलब कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी की विड्थ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, वो रूलर के थ्रू स्केलिंग करते हैं, उसकी मेजरमेंट में जाते हैं, ठीक है जी। सो वो स्केल, पैसा से पहले स्केल है, घर बनाना है तो वो स्केल बेस है सारा, वो जो डिज़ाइन बनता है, वो जो मेजरमेंट होती है फुटों में होती है, ठीक है, तो वो या स्केयर्स में होती है या यार्ड्स में होती है, वो सारा किस में है, वो स्केल में है। क्लियर हो गया जी। सो दिस इज यूजफुल एट द डिजाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट व्हेन लुकिंग एट द प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स। कुछ की तो हम बिल्कुल डमीज बना देते हैं, या कुछ की हम एंड स्केल, कुछ का हम सिर्फ स्केच बनाते हैं, स्केल मॉडल फॉर अ प्रोडक्ट प्रोसेस एज वेल एज इन द सेल्स एंड मार्केटिंग फेज व्हेन प्रोमोटिंग प्रोडक्ट। जब हम मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों को पहले पुशअप करना होता है, पहले हमें उनकी, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते, पहले जिस तरह से कोई खाने वाली नई कोई नया ब्रांड है तो हमेशा वो पहले कुछ ना कुछ टेस्ट कराते हैं, ओके उसके बाद जब लोगों को टेस्ट लाइक होता है तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। मोस्टली इट यू कैन सी इन बिगर शॉपिंग मॉल्स कि वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवा रही होती हैं जो उनकी नई प्रोडक्ट होती है, ठीक है बेटा। सो आई एम डन विद दिस एज वेल, ठीक है, आई एम डन विद दिस एज वेल, ओके। अब उसके बाद छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, ओके वो है बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर व्हेन यूजिंग विजुअल एड टू इंश्योर दे आर एप्रोप्रिएट टू योर मैसेज, ठीक है। अब आपने यकीन दहानी कर लो कि आप जो विजुअल्स इस्तेमाल कर रहे हो वो सूटेबल भी हैं कि नहीं, वो वीडियो दिखाने के लायक भी है कि नहीं, वो उस टाइम पे उस पिक्चर को दिखाना भी है कि नहीं, ओके क्योंकि हर वीडियो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कुछ जगहों पे आपको वीडियोस दिखानी है, कुछ जगहों पे आपको पिक्चर्स दिखानी है, कुछ जगहों पे आपको टेबल्स दिखाने हैं, कुछ जगहों पे आपने खुद प्रेजेंट करना है। अगर आप सारी वीडियोस ही दिखा दो या सारी पिक्चर्स दिखा दो तो फिर इस तरह प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर विजुअल्स को उसके टाइम पे ही शो अप करना, ओके दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएट, या जहां उसकी जगह फिट इन हो रही है उसको वहां पे शो अप करना। द डेंजर इज दैट विजुअल एड बिकम अ डिस्ट्रक्शन रादर देन एड वैल्यू टू रिप्रेजेंट। अब बेटा ये मोस्टली डेंजर हो जाता है कि आप सपोज आप एक चीज के लिए यूट्यूब ओपन करते हो, आपने एक मैसेज गो थ्रू करना है, अब उस एक मैसेज को गो थ्रू करने में साथ और रिकमेंडेड वीडियोस आ रही होती हैं तो आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो ये विजुअल एड आपको हेल्प आउट करने की बजाय आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। ये दिस इज बिगेस्ट फ्लॉ कि क्योंकि अट्रैक्टिव होती हैं, ये इमोशनल होती हैं, आपके दिल को जाके हिट करती हैं, तो आप एक मैसेज के लिए एक वीडियो को ओपन करते हो, तो एक वीडियो को ओपन करते करते आप बाकी वीडियोस को भी देखना शुरू कर देते हो क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराती हैं, ओके। सो दैट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ यूजिंग द विजुअल एड्स कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मैसेज से हट के, ओके उन विजुअल्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। so that's the biggest problem of visual aids in the presentation or in normal conversation as well, ठीक है जी। उसके बाद बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपनी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब ये छोटा सा टॉपिक रह गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन बेटा हो गया, मैं इसको अब टिक कर दूं, विजुअल का इंफॉर्मेशन टिक कर दूं, ये लो ये टिक कर दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या टॉपिक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिख लूँ बेटा कि पीछे लिखूँ, ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ओके। छोटा टॉपिक है बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ बेटा,
दो तरह से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वर्बल भी कर रहा हूँ और नॉन वर्बल भी कर रहा हूँ। वर्बल होता है कि मेरे अल्फाज जो आप सुन पा रहे हो या वो जो आप पढ़ रहे हो, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ओके। लेकिन आप जो मुझे देख पा रहे, अच्छा, मैं जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरे हाथों का हिलाना, मेरी बॉडी, ठीक है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे जेस्चर्स, ठीक है, मेरा लहजा, पारा लैंग्वेज पढ़ा था हमने पहले, ये सारी कौन सी कम्युनिकेशन है? बॉडी लैंग्वेज की ये सारी कम्युनिकेशन कौन सी है बेटा? ये सारी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपकी जो आप जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिस तरह ये कर दो, ये थम्स अप, अब ये कौन सी कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल। आप सिग्नल पे जब आप रेड बत्ती देखते हो या ग्रीन बत्ती, कौन सी कम्युनिकेशन? लिखा तो कुछ नहीं है ना, कौन सी कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटा वो होती है कि जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि साइलेंट कम्युनिकेशन होती है, विदाउट वर्ड्स होती है। और ये कम्युनिकेशन ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली वर्ड्स आप पे इम्पैक्ट नहीं करते इतना, ओके। मेरे अल्फाज आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाउ द अदर पर्सन लुक लाइक गिव यू मोर इम्पैक्ट। तो चीज़ें जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करती है, ठीक है जी। फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स का जो मेकअप है, ओके, वो क्या है? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अंडरस्टैंड जी? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेट मी गो थ्रू बेटा, विदाउट यूजिंग, अच्छा सॉरी। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द कन्वीनियंस या कन्वेंस मैसेज को फॉरवर्ड करना, कन्वेइंग ऑफ अ मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। मतलब आप वर्ड्स के बगैर कम्युनिकेशन कर रहे हो, सिंबल्स के भी बगैर कम्युनिकेशन कर रहे हो। किस तरह से बेटा? सिंबल के जहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो, बस अगर लिखा हुआ है सिंबल की फॉर्म में, तो वो भी फिर वर्बल कम्युनिकेशन। लाइक कुछ साइन बना है, साथ लिखा हुआ भी है, तो वो वर्बल प्लस नॉन वर्बल होगी। जहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, देयर आर नो वर्ड्स एट ऑल, दैट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या जो मैं आपके साथ ऐसे बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन जो है, जिस तरह से ये अभी हाथों का हिलाना, अब ये क्या है? कौन सी कम्युनिकेशन की? नॉन, क्या मैसेज क्या जा रहा है? आप समझ के क्या मैसेज जा रहा है, ठीक है? देखिए, किसी को आंखें दिखाना, गुस्सा होना, ये कौन सी कम्युनिकेशन है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन इट मे बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वर्बल मैसेज, मतलब इसमें कोई वर्बल मैसेज, कोई वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इट मे बी कंप्लीटली इसमें कोई वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, जोर से दरवाजा बंद किया, जोर से, अभी वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है, जाते जोर से दरवाजा बंद किया, कौन सी कम्युनिकेशन है? एग्रेसिवनेस, बंदा गुस्से में है, ठीक है। शेकिंग द हेड, बार बार शेकिंग द हेड, ओए, जैसा ऐसा हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है। व्हेन या मतलब बल्कि जब कोई फौत हो जाता है तो रिमोट एरिया में जो फीमेल्स होती हैं ज़ोर से अपने सरों को ऐसे पीटती हैं, ओके, तो वो शेकिंग ऑफ हेड, ओके, तो ये भी कम्युनिकेशन है दैट समथिंग हैज हैपेंड वेरी स्वीली, शेकिंग ऑफ हेड। एंड सिंपली रिमेनिंग साइलेंट, खामोश हो जाना। अगर आप बातूनी थे, बातें करते थे, आप सडनली खामोश हो गए, यू आर नॉट स्पीकिंग, बोले खैर है आज नहीं बात कर रहा, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ओके। आर लिंक टू वर्ड्स, पर्टिकुलरली टोन ऑफ अ वॉइस, ठीक है। तो दोनों तरह से वही बात है कि दोनों तरह से नॉन वर्बल होती है, या तो वो बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल वर्ड्स के बगैर होती है, या वर्ड्स को अटैच करके हो। जिस तरह मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वर्ड्स को लिंक करके, जो मेरी आवाज़ है साथ, ओके, वो भी, मतलब जो मेरे वर्ड्स हैं प्लस माई आवाज़, इसमें तीनों कम्युनिकेशन हो रही हैं। माई वर्ड्स, माई पारा लैंग्वेज प्लस माई बॉडी लैंग्वेज। आपको बताया था वर्ड्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? सिर्फ 7%, पारा लैंग्वेज 38%, और माई बॉडी लैंग्वेज वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है? 55%। आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर कितना मैटर करती है? 93%। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ बेटा इस टॉपिक का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट। बेटा चैप्टर 5 में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, वहाँ भी डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बॉडी मूवमेंट, जो मैं बॉडी मूव कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, मोस्टली यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि बुक यहाँ पे मजबूरी है मुझे, आई हैव टू बी, बुक इज हियर, अदरवाइज आई कुड बी विदाउट दिस डाइस, विदाउट दिस रोस्टम, ठीक है जी। अब रोस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर मी, क्योंकि प्रॉब्लम इज कि आई हैव अ बुक, सो बॉडी मूवमेंट मेरी आपको कंप्लीट नजर नहीं आ रही, बट स्टिल यू कैन सी मी लाइक टिल हियर, ओके। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, मेरे हाथों का हिलाना, ये देखो मेरे हाथ हिल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मेरे हाथ हिल रहे हैं, सो ये ऑटोमेटिकली हिल रहे हैं। जेस्चर्स, पोस्चर, आप खड़े कैसे हैं,
ओके, पोस्चर्स दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कुछ लोग जब खड़े होते हैं प्रेजेंटेशन में ऐसे खड़े होते हैं बेटा, ऐसे करके एक टांग पे खड़े होते हैं, कुछ ऐसे खड़े होते हैं। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। पोस्चर मीन्स आपने ऐसे खड़े होना है और आपने टांगों में वक्फा इतने देना है जितना आप जब नमाज में खड़े होते हैं तो आपका जो नेचुरल डिस्टेंस से आपका वक्फा होता है जो दोनों पाँव में, ऐसे पोस्चर है कि जो प्रेजेंटेशन देते हुए जो नेचुरल यहाँ पे, अब ये नहीं कि आप इस तरह खड़े हो जाएं, इस तरह खड़े हो जाएं, दैट इज आल्सो नॉट कंफर्टेबल। क्लियर बेटा? देखिए अब इस तरह करके आप चल रहे हैं तो देखने वाला देखेगा पता नहीं व्हाट हैपेंड टू हिम। क्लियर जी? सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आई कांटेक्ट गिव्स सो मैनी मीनिंग्स। जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है वो आई कांटेक्ट से होती है, आपको पता ही है। ओके, आंखें ऐसे करके घूरना, गिव सम अदर मीनिंग। ओके, ऐसे करके देखना है, गिव सम अदर मीनिंग। ओके, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आई कांटेक्ट किस तरह से इंपैक्ट करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, ये फेस बेटा, ये सारा जो फेस है आपका बालों से हट के, अगर पर्सन गंजा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब उसका जो गंजा है वो जो सारे उसका फेस शामिल हो जाएगा। तो फेस वो होता है नॉर्मली कि जहाँ तक आपके बाल होते हैं उसके ये जो सारा एरिया वो फेशियल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है। और फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट्स आईज आर द मोस्ट एक्सप्रेसिव इन द फेशियल एक्सप्रेशन। एंड पर्सनल स्पेस होता है बेटा कि जब दूसरों से आप मिलते हैं तो कितना क्लोज होकर मिलना है, किससे कितना क्लोज होना है, किससे कितना दूर होकर मिलना है। कोई दोस्त हो तो आप बिल्कुल उसको जादू की जफ्फी डाल ले, तो जादू जफ्फी क्या होती है बेटा, आपको पता ही है। आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जादू की जफ्फी डालता है इस तरह करके, ठीक है ना। तो वो पर्सनल स्पेस के जिनको से आप बहुत क्लोजनेस होती है, जो आपके दोस्त यार होते हैं उनको आप बहुत क्लोजली मिलते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके दोस्त यार नहीं है, जो स्ट्रेंजर हैं, उनको आप इतने क्लोजली नहीं मिलते, तो उनके लिए पर्सनल स्पेस आपको ज़्यादा रखनी पड़ी। स्पेशली इन आवर कल्चर आपको जेंडर डिफरेंसेस होते हैं तो आपको पर्सनल स्पेस और थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। ओके जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ बेटा, या आपको मैं चैप्टर 5 में बता देता हूँ कि ये कहाँ पे फॉल करेगा। ये बेटा चैप्टर 5 में जो है ना, ये सबसे पहला टॉपिक है, बल्कि सबसे पहला टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चैप्टर 5 में जाएं, सबसे पहला टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं आपको इसका बता भी दूंगा कि ये टॉपिक आगे, ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रहे। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। इसको मैं आपको ये बता दिया करूँगा कि ये टॉपिक पूरी बुक में और कहाँ कहाँ फॉल कर रहा है, ताकि आप में कोई एम्बिग्विटी, मुझे पता होता है कि ये टॉपिक आगे बुक में कहाँ फॉल कर रहा है। तो जितना मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए उतना मैंने आपको फिलहाल एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। तो मैंने आपको बेटा जो दो टॉपिक डिस्कस किए बेटा, एक टॉपिक जो डिस्कस किया वो मैंने विजुअल कम्युनिकेशन का डिस्कस किया, और दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया वो मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इन ए वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर्म में डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। ओके, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह गोना सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।